आरक्षण कितना असरदार है, कितना सक्सेस है, कितना फेलियर है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। क्या आरक्षण सचमुच अभी जरूरी है? हम किसी अन्य वीडियो में ये बात करेंगे कि आरक्षण क्या है और क्यों लाया गया था। आज हम सिर्फ इसके आंकड़ों पे बात करेंगे कि आरक्षण जब से लागू हुआ है उसका पालन कितना हुआ, उसका लाभ कितना हुआ। नमस्कार, मेरा नाम रूप है। आज हम लोग अपने चैनल हालचाल में आपका स्वागत करते हैं। उसमें आज हम लोग बात करेंगे आरक्षण क्या, आरक्षण की काली करतूतें, काली सच्चाइयाँ क्या हैं। क्या आरक्षण से उन लोगों का भला हुआ जिनका भला होना चाहिए था, और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? आप ये देखिए, आरक्षण न सिर्फ सरकारी नौकरियों में दिया गया बल्कि यह राजनीतिक प्रतिनिधित्व के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया गया। आज़ादी के बाद से ही लोकसभा में लगभग 15.47% यानी 84 सीटें लोकसभा में एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित की गई हैं और 15.46% एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षित की गई हैं। लेकिन ये टोटल अगर सीटों का नंबर आप जोड़ेंगे तो 131 सीट हो जाती हैं। इन 131 सीटें, हालांकि लोकसभा एवं राज्यसभा में ओबीसी कैटेगरी के लिए कोई आरक्षित सीटें निर्धारित नहीं की गई हैं, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ओबीसी कैटेगरी का प्रतिनिधित्व हमेशा से लोकसभा, राज्यसभा और तमाम विधानसभाओं में बेटर रहता है। लेकिन उनके भी वो जो तथाकथित ओबीसी कैटेगरी के नेता हैं वो उतने ही होनहार हैं जितने कि 131 एससी और एसटी कैटेगरी के नेता। दोनों ने कभी विकास के बारे में नहीं सोचा और सदैव पार्टी लाइन के अंतर्गत रह के ही पूर्णतः उसका पालन किया। हुजूर ने कहा इमली नहीं यह आम है, तो उन्होंने बोला कि यह आम ही है प्रभु, हमने कब कहा कि यह इमली है। उनका हाल कुछ ऐसे ही है कि मैं एक बार कोई मुझे बता रहा था कि मैं एक जगह कहीं गया और जलेबी खाया। जलेबी खाने के बाद उसने आधा केली जलेबी जो है खाया, भूखा था, उस जलेबी उसकी पसंद थी, उसने आधा के जलेबी खाया और खाने के बाद दुकानदार ने कहा पैसा? बोला पैसा नहीं है। तो उस दुकानदार को गुस्सा आया, उस दुकानदार ने 20-25 जूते मारे। उसके बाद जब वो फ्री हुआ मारपीट खा के, उसने कहा कि फ्री होने के बाद वह फिर कहता है, जब उसने 20-25 जूता उसने उसको मारा, मारने के बाद वो कहता है कि 1 केजी जलेबी और तौल दो। ऐसे ही आम पब्लिक की हालत बन चुकी है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती, बस वो झंडा बरदार बन के, है ना, बोलता रहता है कि हम नहीं सुधरेंगे भाई, हम ऐसे ही इमोशनली डिसीजन लेंगे और आप लूटो, जी भर के लूटो, बर्बाद करो शिक्षा व्यवस्था को, स्वास्थ्य व्यवस्था को, सड़कों को, अपना घर मोहल्ला खूब बनाओ, हमें कुछ मत दो, हम तो ऐसे ही गरीब हैं भगवान की कृपा से, है ना, और हम जो है तुम्हारे साथ ऐसे ही करते रहेंगे। तो उन्होंने वही उस दशा, ऐसी बुरी दशा हमारी जो बनी हुई है क्योंकि हमें पता नहीं है। कई हमारे दोस्त यार अक्सर हमसे कहते रहते हैं, या तमाम और लोगों से हमने सुना है कि पता है इस देश में, जो इस देश का बेड़ा गर्क हो रखा है, कई सारे बहुजन जो बहुसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि उनका प्रतिनिधित्व कम है राजनीति में। भाई, तुम्हारा प्रतिनिधित्व वगैरह कम नहीं है, तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे बीच के लोग वहाँ बैठे हुए हैं लेकिन वो ध्यान नहीं देते क्योंकि तुमको पता ही नहीं है ना। तो इसलिए अब तुम जान गए और
लोकसभा, न सिर्फ लोकसभा में बल्कि विधानसभाओं में भी कुछ आंकड़े बता देता हूँ। जैसे आप उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, 403 सीटों में 84 सीटें एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित हैं और 2 सीटें एसटी कैटेगरी के लिए हैं। भाई 84 जो नंबर है ना, वो किसी भी सरकार को बनाने और बिगाड़ने के लिए बहुत बड़ा नंबर है। और आप आज जाके घर पे ये वीडियो देखने के बाद आप गूगल पे जाके देखना बीजेपी में कितने एससी कैटेगरी के विधायक होंगे। आप ये देखो, जब इसी यूपी में, अभी थोड़ा कुछ और आंकड़े देता हूँ फिर बात करता हूँ। बिहार में जो है टोटल 243 सीटें हैं, जिसमें से 38 सीटें ओबीसी कैटेगरी की हैं और 2 सीटें 38 सीटें एससी कैटेगरी की और 2 सीटें एसटी कैटेगरी की। इसी तरीके से दिल्ली में भी 12 सीटें एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित रखी गई हैं। मैं ये कहता हूँ, जब देश में दलित भाई बहनों के साथ बुरा बर्ताव होता है, उनके साथ कुछ गलत होता है, तो कोई ये विधायक, विधानसभा का कोई भी, किसी भी राज्य का ये बोलता नहीं है, जबकि हर जगह ऐसे ही नियम कानून है। कितनी शर्मनाक चीज़ है कि इतने ज़्यादा प्रतिनिधित्व सरकार में हमारे लोग होते हुए भी ये हमारी बात नहीं करते। क्यों नहीं करते पता है? वो हमें अपने समझते ही नहीं हैं। वो अब वो राजा बन गए हैं और हम जो हम बनाते हैं, जो हम राजा, जो तुम्हें बनाया है ना, राजा बन, किंग मेकर, वी आर किंग मेकर, हम सब राजा बनाने वाले हैं और हमारी कोई औकात नहीं है। कितनी दुर्दशा है इस देश की कि जिसको हम बनाते हैं फिर उसी के सामने जाकर भीख मांगते हैं। भाई इसलिए कहता हूँ कि अपने उन तमाम रहनुमाओं से बोलो, तुम्हारी शिक्षा पद्धति को ठीक करें, तुम्हारी सड़कें, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करें। और तुम्हें वो जितना धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर लड़ाते हैं ना, तुम लड़ते रहते हो और वो फुल मज़ा लेते हैं, फुल टू मज़ा लेते हैं तुम्हारे इस लड़ाई से। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम कभी उनसे मिलना, तो मैं ये नहीं कहता सारे नेता ऐसे ही होंगे, लेकिन उनसे ज़्यादातर ऐसे नेता होंगे जिन्हें न तो श्रीमद् भागवत गीता के बारे में कुछ पता होगा, न श्री रामचरितमानस के बारे में, इवन न पवित्र कुरान के बारे में, और न ही किसी अन्य धार्मिक पुस्तक के बारे में। लेकिन वो तुम्हें बरगलाते हैं, तुम्हें लड़ाते हैं। तुम खुद भी नहीं सब पढ़ने के लिए फुर्सत, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है भाई। क्योंकि पेट एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको बाध्य कर देता है, सारा ज्ञानवान धरा रह जाता है। भूख एक ऐसी चीज़ है जो आपको कुछ करने नहीं देती। तो सबसे पहले जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान रोजगार है ना, 4 परिवारों की एक जिम्मेदारी होती है। वो जिम्मेदारी उठाते उठाते यह फुर्सत ही नहीं रह जाता और उठते ही बिना सोचे समझे वोटिंग के दिन आप यूं ही चले जाते हैं। अपना अमूल्य जो वोट है आप जाके इन नेताओं को दे देते हैं और वो आप पूरे 5 साल नहीं बल्कि आज़ाद देश अभी 26 चल रहा है, 1950 के बाद आप जोड़ लेना, इतने वर्षों से वो सिर्फ आपके ऊपर राज कर रहे हैं। अंग्रेज चले गए, शायद अंग्रेज तो इतने ख़राब नहीं थे जितने कि ये, क्योंकि आप हमारे ही होकर हमारे बारे में नहीं सोचते। आपके एग्ज़ाम डेली के डेली लीक हो जा रहा है पेपर, आप नौकरी के नाम पे भटक रहे हैं। बुनियादी ज़रूरतों को आप ठीक कर दीजिए तो यह देश बेहतरीन बन जाएगा। आप हर जगह देखें, शहरों में कूड़े का अंबार बना हुआ है, गांव में बीमारियां कितनी ज़्यादा हैं, पानी की कितनी किल्लत है, सड़कों की इतनी बदहाली है। इसलिए जो आप इतना सारा टैक्स पे करते हैं, आप बस लड़ते रहिए। आपको लड़ने के लिए 2-3 चीज़ें मिल गई हैं, जाति और धर्म। भारत में सर्वाधिक रूप से वर्तमान समय में हिंदू मुस्लिम हो रहा है।
एक बंदा इधर से टाइट होकर खड़ा हो जाता है कि नहीं मैं हिंदुओं का लंबड़दार हूँ, इधर वाला खड़ा हो जाएगा मैं मुसलमानों का, दोनों आपस में मुर्गे की तरह लड़ते हैं। कोई तुम्हारी शिक्षा पर बात करने वाला नहीं है। इसलिए भाइयों, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ आप अपने हक के लिए लड़िए, अपने अधिकारों के लिए समझिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी जो ज़रूरतें हैं उनके लिए आप अपने नेताओं से कहिए। और ये तभी संभव पाएगा जब आप पढ़ेंगे, जब आप समझेंगे। थोड़ा वक्त निकालिए, आप अपने देश की खूबसूरती के लिए कुछ किताबें वगैरह पढ़िए और थोड़े अच्छे लोगों से मिलिए, उनसे पूछिए कि भाई ये वोट का क्या वैल्यू है। विनम्र निवेदन मैं हाथ जोड़ से कर कह रहा हूँ कि प्लीज़ आपस में मत लड़िए। हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पे मत लड़िए। बस आप जो है शिक्षा के नाम पे, रोजगार के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पर, है ना, बुनियादी ज़रूरतों के नाम पर, रोजगार कैसे हो, बिजनेस कैसे हो, भारत विश्व गुरु कैसे बनाओगे लड़के, खाक नहीं तो तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं। धर्म तुम्हारे और ईश्वर के बीच में कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। बहुत वो पर्सनल विषय होता है, किसी अन्य वीडियो में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जब मैं भारत की बात बोलूं तो आप सिर्फ हमेशा 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 यही समझा करिए, भारत माता मतलब आप सब लोग। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट यू। आप लोग ही भारत माता हैं। आपका विकास मतलब भारत का विकास। कैसे होगा यह आपको तय करना होगा। इसलिए एक बार फिर से मैं गुजारिश करता हूँ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और इन नेताओं से सवाल करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।